चलिए देखते हैं अपने यूनिट नंबर 5 पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। इससे पहले हमने जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी काउंसिल क्या है, ठीक है, जीएसटी के रेट्स क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने सप्लाई के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई में आती हैं, ठीक है, कौन से गुड्स कौन से सर्विसेज सप्लाई में आती हैं। उसके बाद हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के अंदर जितने जो पेमेंट होता है टैक्स का वो कैसे होता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बाद जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे। देखिए, पेमेंट ऑफ टैक्स जो जीएसटी का पेमेंट होता है उसके कौन कौन से मेथड हैं। उसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ई पेमेंट, आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट करते हैं, आरटीजीएस करा देते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट कर देते हैं, या नेट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करते हैं। सो अंडर जीएसटी रिजीम ऑल टैक्स पेयर विल गेट 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर, 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर। जैसे ही आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन की क्या क्राइटेरिया है सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो वापस से रिपीट नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो 3 अकाउंट आपके जीएसटी पोर्टल पे दिखने लग जाएगी, ठीक है। कौन कौन से 3 अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और ई लाइबिलिटी लेजर, सब हम डिस्कस करेंगे, देखते रहिएगा। तो देखिए, ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस को, उसको 2 तरीके में किया गया, ठीक है। मीन्स देयर आर 2 ways through which we can make payment of GST. First method is through debit or credit ledger. What is debit and credit ledger? Debit and credit ledger होता क्या है, देखिए, ओनली टैक्स, ये तो बात की बात है, ठीक है, कि टैक्स से पे किया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट लेजर क्या होता है, जब भी आप इनपुट परचेज करते हो, हमने आईटीसी में देखा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखा था, कि जब हम इनपुट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं वो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सिमिलरली, अगर हम एसजीएसटी को हमने पेमेंट किया है, टैक्स पे किया है, तो एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इसी तरीके से आईजीएसटी का भी क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। अभी जो ये आपके पास क्रेडिट आया, इसका भी यूटिलाइजेशन आप टैक्स को पे करने के लिए करते हो। आगे अगर आपको कभी 40,000 का टैक्स पे करना है और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 20,000 का, ठीक है, मतलब 20,000 का टैक्स आपने पहले इनपुट पे दे रखा है और फाइनल आउटपुट पे 40,000 का टैक्स लग रहा है, तो आप 40,000 कस्टमर से तो ले लेंगे, लेकिन उस 40,000 में से ये 20,000 रिड्यूस करके फाइनल जो 20,000 बचा बस उतना ही पेमेंट करेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देखा है तो पहले जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। टैक्स पेयर shall be allowed to take credit of taxes paid on input। वही बात यहाँ लिखी गई है कि टैक्स पेयर अलाउड होते हैं कि जितना उन्होंने टैक्स इनपुट पे अपने पे किया है उतना वो क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाए। कौन से क्रेडिट के फॉर्म में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, जिसका यूटिलाइजेशन वो करते हैं आउटपुट में जो भी टैक्स आपको पे करना है वो पे करने में, ठीक है। लेकिन ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट लेजर में शो होता है, तो जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ वो कभी भी यूज नहीं होता अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लेवी हुआ है, या कोई पेनाल्टी लगाई गई है, या एडिशनल फीस अगर आपके ऊपर लेवी हो गई है। आपने कोई किसी तरीके का की मल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट की, गवर्नमेंट ने आपको आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई है, then you can't use your input tax credit to compensate that penalty, okay। आप उस पेनल्टी को कंपनसेट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते हैं। However, no input tax credit on account of CGST will be utilized towards the payment of SGST। वही बात यहाँ लिखी गई है, हमने आईटीसी वाले चैप्टर में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखी है। यहाँ पे बस एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि जो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है,
वो कभी भी एसजीएसटी के इन टैक्स को कंपनसेट करने के लिए यूज नहीं होगी। मतलब अगर आपको एसजीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रखा है, आप उसका यूज नहीं करेंगे। जबकि और ये चीजें दोनों केस में होती है, ठीक है, वॉइस वर्सा होती है। सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज करेंगे, या आईजीएसटी का भी कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं, लेकिन एसजीएसटी का नहीं कर सकते हैं। तो ना सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी को पे करने के लिए कर सकते हैं, और ना एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं सीजीएसटी को पे करने के लिए, ठीक है। The credit of IGST would be permitted to be utilized for the payment of all। मतलब आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला वो सभी के पेमेंट में यूटिलाइज किया जा सकता है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, या एसजीएसटी हो, ठीक है। तीनों तरीके के पेमेंट में यूज हो जाता है। देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, हमने दो तरीके से टैक्स के पेमेंट की बात की थी। पहला तरीका ये था कि आपके जो क्रेडिट लेजर है, क्रेडिट लेजर एक अकाउंट होता है जिसमें गवर्नमेंट जिसमें कितना आपके अंदर आपके अकाउंट में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है वो सारा शो होता है, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट लेजर में से टैक्स पे करते हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो क्रेडिट लेजर है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट समझिएगा, जिसमें गवर्नमेंट आपके साइड से इनपुट टैक्स क्रेडिट डालती है जितना आपने इनपुट में टैक्स पे किया है। तो जब उसमें गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट डाला तो वो क्रेडिट हुआ। सिमिलरली जब आपने उससे टैक्स पे किया तो वो डेबिट हुआ, ठीक है। ये बात हो गई क्रेडिट लेजर की। दूसरा मेथड कौन सा है टैक्स को पे करने का? कैश लेजर, ठीक है। कैश लेजर क्या होता है? जैसे कि हमारा फोन पे या पेटीएम का वॉलेट होता है, सिंपल वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, ये भी जीएसटी पोर्टल पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लाइबिलिटी लेजर तीनों शो होने लगती है। तो कैश लेजर में कौन कौन सी चीजें शो होती हैं? कौन कैश लेजर में जितना भी पेमेंट आपने किया है, जैसे कि फोन पे का वॉलेट है, ठीक है, फोन पे का वॉलेट आप यूज कर रहे हो शॉपिंग के लिए, तो आपको पहले उसमें पैसे डालने होते हैं। तो उसी तरीके से जो कैश लेजर होता है उसमें पहले आप पैसे डालते हो। डालते किस मेथड से हो, चाहे वो आप ई पेमेंट करते हो, या रियल टाइम आरटीजीएस करते हो, निफ्ट करते हो, या बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हो, तो अल्टीमेटली आप जमा करवाते हो पैसे कैश लेजर में। उसके बाद फाइनल पेमेंट आप करते हो कैश लेजर से गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जब आपने पैसा डाला कैश पेमेंट में, कैश लेजर में, तो वो क्रेडिट हुआ। सिमिलरली जब कैश लेजर से पैसा आपने गवर्नमेंट को पे किया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, देन कैश लेजर विल बी डेबिटेड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोसेस अंडर कैश लेजर। कैश लेजर के अंदर पेमेंट कैसे होता है, ठीक है। कैश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप मनी दे, एक वॉलेट है जिसमें आप मनी डाल रहे हो, फिर फाइनल पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। कैश पेमेंट विल बी फर्स्ट डिपॉजिटेड इन द कैश लेजर, ठीक है। कैश पेमेंट को पहले तो डिपॉजिट किया जाएगा कैश लेजर में, एंड टैक्स पेयर शैल डेबिट द लेजर व्हाइल मेकिंग पेमेंट इन द मंथली रिटर्न एंड शैल रिफ्लेक्ट द रेलिवेंट डेबिट एंट्री नंबर इन द हिज रिटर्न। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, जब आप उसमें पैसे डालते हो तो वो क्रेडिट हो जाता है, और जब उससे आपको टैक्स पे करना होता है तो वो डेबिट होता है, जो कि उसके बाद एक डेबिट एंट्री नंबर शो होता है जो आपके ट्रांजेक्शन को बताता है कि आपका ट्रांजेक्शन किस नंबर से हुआ है। एज मेंशन्ड अर्लियर, पेमेंट कैन ऑल्सो बी डेबिटेड फ्रॉम क्रेडिट लेजर। जैसा कि मैंने बताया, क्रेडिट लेजर से भी पेमेंट होता है, कैश लेजर से भी होता है। अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप क्रेडिट लेजर का यूज करोगे, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई नहीं है, उसके बाद आप कैश लेजर का यूज करते हो, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च शैल बी पेड ऑन 20th ऑफ द अप्रैल। ये हमने पहले भी, जब जीएसटी रिटर्न की हम बात करेंगे तो वहाँ ड्यू डेट्स की बात करेंगे कि क्या क्या ड्यू डेट्स रहने वाली हैं, ठीक है। उसी तरीके से पेमेंट ऑफ टैक्सेस की भी ड्यू डेट होती है। जो मंथली पेमेंट आप करते हैं वो नेक्स्ट 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में सबमिट होता है। जैसे कि मार्च की अगर पेमेंट है तो 20th अप्रैल, 1 अप्रैल से 20th अप्रैल के बीच में पेमेंट हो जाना चाहिए। वैलिड रिटर्न क्या होता है? If a taxable person file return but does not make payment of taxes,
आपने रिटर्न पहले फाइल कर दिया, जीएसटी का रिटर्न पहले फाइल कर दिया जो हमने पहले देखा हुआ है, और उसके बाद जाके अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है टैक्स का, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको पहले क्या करना होगा, आपको पहले टैक्स पे करना होगा, तब जाके रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है। व्हाट आर 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स? कौन से 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं जिसके थ्रू पेमेंट होता है या जो भी आपके पोर्टल पे शो होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर पहले होता क्या है ये समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेजर या ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैश का भी या इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों का, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। एक स्टेटमेंट होता है जो कैश और इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है सारे रजिस्टर्ड पर्सन का। ठीक है, इन एडिशन ईच टैक्स पेयर शैल ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी लेजर। इन दोनों के अलावा एक टैक्स लाइबिलिटी लेजर भी होता है सारे टैक्स पेयर्स का। ठीक है, वंस अ टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड ऑन कॉमन जीएसटी पोर्टल दैट इज जीएसटीएन, जैसे ही एक रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड होता है जीएसटीएन में, दो लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और कैश इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट लेजर, और एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी लेजर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और उसके डैशबोर्ड पे शो होने लगती है। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं देखते हैं। कैश लेजर्स, क्रेडिट लेजर्स, लाइबिलिटी लेजर्स। कैश लेजर क्या होता है? कैश लेजर मतलब सिंपल जो हमारा वॉलेट होता है, फोन पे का वॉलेट, जब आपने पैसा डाला, आप ही डालेंगे कैश के फॉर्म में इसमें पैसा, और फिर उससे फाइनल पेमेंट करेंगे। ठीक है, दिस लेजर विल रिफ्लेक्ट ऑल डिपॉजिट मेड इन कैश एंड टीडीएस टीसीएस मेड ऑन द अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। जितना भी डिपॉजिट आपने कैश में किया वो सारा रिफ्लेक्ट होगा कैश लेजर में। अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो आप पहले कैश लेजर में पैसा डालते हो, उसके बाद कैश लेजर से फाइनल टैक्स का पेमेंट करते हो। इसी तरीके से अगर कोई टीडीएस या टीसीएस भी है आपके अकाउंट में तो वो भी उसमें ऐड होता है, वो भी पहले उसमें क्रेडिट किया जाता है। दिस लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी पेमेंट है वो इस कैश लेजर से किया जा सकता है। क्रेडिट लेजर क्या होता है? क्रेडिट लेजर ITC as self-assessed in the monthly return will be reflected here. Self-assessed monthly return क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि इनपुट पे आपने कितना टैक्स दिया है हम उसको देखने नहीं जा रहे हैं, आप सेल्फ असेसमेंट कर दीजिए, खुद से बता दीजिए कि आपने इनपुट पे कितना टैक्स दिया है, तो हम उतना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे अगर आपने कोई भी गड़बड़ किया और सेल्फ असेसमेंट को गलत दिखा दिया तो आपके ऊपर पेनाल्टी, हैवी पेनाल्टी लेवी होती है। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि आप ही, एक टैक्स पेयर ही बताता है कि मैंने कितना टैक्स दिया है इनपुट पे, और फाइनली उसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको गवर्नमेंट देती है। जो क्रेडिट शो होता है क्रेडिट लेजर में, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला, और जिसका यूज होता है टैक्स को पेमेंट करने में। ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं होता अगर कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस आपके ऊपर लेवी की गई है तो। लाइबिलिटी लेजर क्या होता है? देखिए, इन दोनों के साथ साथ एक अलग अकाउंट भी खुल जाता है, जैसे कि लाइबिलिटी लेजर आपके डैशबोर्ड पे दिखने लगेगा। लाइबिलिटी लेजर क्या होता है? जितनी भी टोटल लाइबिलिटी आपके पास बची हुई है, आपने टैक्स वैक्स सब पे कर दिया या नेटिंग कर दी, उसके बाद जितना टैक्स आपके पास बचा हुआ है अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, वो सारा इसमें शो होगा। ये सारी वही चीजें हैं। CPIN देख लेते हैं। जब आप बैंक के थ्रू अपने कैश लेजर में या टैक्स का पेमेंट करते हो, ठीक है, कैश लेजर में पैसे डालते हो या टैक्स का पेमेंट करते हो, तो एक CPIN आपको जनरेट करना होता है। ठीक है, CPIN क्या होता है देखते हैं। CPIN स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो 14 डिजिट का चालान नंबर होता है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप क्या करेंगे, आप पोर्टल पे जाएंगे और एक फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म ओपन करेंगे। ठीक है, जिसे चालान फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वो जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो सारी डिटेल्स या तो एक बार में आप फिल कर सकते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, टैक्स पेयर कैन पार्शली फिल द चालान
फॉर्म एंड टेम्पोरली सेव इट। या तो आप एक बार में इसको फिल करके फाइनली चालान जनरेट कर लीजिए, या तो फिर अगर आपको कुछ डिटेल आज फिल करना है, कुछ डिटेल कल, तो थोड़ी डिटेल आप फिल करके इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दीजिए। और ऐसे ऐसे जब फाइनल आपका हो जाए कि आपने सारी डिटेल फिल कर दी है, तो आप इसका ये फाइनल कर दीजिए और फाइनलाइज कर दीजिए इस चालान को। और जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे वैसे ही ये चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जनरेट कहाँ से होता है? जीएसटीएन पोर्टल पे आप जाएंगे और सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, चाहे पार्शली 1-2 दिन में करिए, चाहे जितने दिन में भी करिए, लेकिन जब फाइनलाइज कर देंगे, आप फाइनल सबमिट कर देंगे उस चालान का फॉर्म को, तो एक चालान जनरेट हो जाएगा जो जिसमें ही सीपीआईएन होगा, 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, एक 14 डिजिट का यूनिक कोड अलॉट करेगा चालान के साथ साथ, जो आपकी मदद करेगा, जो आपको आगे टैक्स को पे करने के लिए यूज किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप उस सीपीआईएन को, जो भी चालान जनरेट हुआ है उसमें जो नंबर है उसको लेके अपने ऑथराइज्ड बैंक के पास जाएंगे और टैक्स का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी गई, सीपीआईएन इज ऑटोमेटिकली रूटेड टू बैंक बाय इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग for verification and receiving payment, and a challan identification number is to automatically sent by the bank to common portal confirming payment receipt। जब आप सीपीआईएन को बैंक में दे देते हैं, सीपीआईएन फाइनली जनरेट करके जब आप उसको बैंक को दे देते हैं पेमेंट के साथ, तब जाके बैंक एक सीआईएन जनरेट करता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये सीआईएन जाता है कॉमन पोर्टल पे और कंफर्म कर देता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप चालान फॉर्म भरिए। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे जाके, जीएसटी पोर्टल पे जाके जब आप चालान फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद कोई भी अल्टरेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको जितनी बार भी उसको चेंज करना है, जितनी बार भी रीजनरेट करना, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने फाइनलाइज कर दिया तो आप वापस से उस चालान में तो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको नया चालान इशू करना होगा। अगेन आपने एक बार चालान इशू कर लिया, लेकिन 15 डेज तक अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया तो चालान एक्सपायर हो जाएगा, आपको वापस से चालान जनरेट करना होगा। ठीक है, वही चीज लिखा गया है, चालान विल बी वैलिड फॉर ओनली 15 डेज आफ्टर इट्स जनरेशन एंड देयर आफ्टर इट विल बी पर्क्ड फ्रॉम द सिस्टम। मतलब सिस्टम से हटा दिया जाएगा और टैक्स पेयर को वापस से जनरेट करना पड़ेगा दूसरा चालान। ठीक है, ये बात हो गई सीपीआईएन की। अभी सीआईएन देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा, हमने चालान जनरेट किया, सीपीआईएन मिला, हमने बैंक को दे दिया सीपीआईएन, और अपना जो भी हमारा पेमेंट था, ठीक है, वो हमने ऑथराइज्ड बैंक को दे दिया। ऑथराइज्ड बैंक कौन होते हैं? जिनको अथॉरिटी मिली होती है जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करने की। सारे बैंक्स ऑथराइज्ड नहीं होते हैं, जीएसटी पोर्टल पे शो होता है कि कौन कौन से बैंक ऑथराइज्ड बैंक हैं। ठीक है, एक जैसे कि नॉर्मल तो वैसे सारे बैंक्स हैं, लेकिन कोटक बैंक है, अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं है। तो इसी तरीके से आपको पेमेंट करने से पहले पोर्टल पे जाके देखना होगा कि जिस ब्रांच में आप विजिट करना चाह रहे हो वो ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। तो अगर आप ऑथराइज्ड बैंक को अपना ये चालान दे देते हो और साथ में पेमेंट कर देते हो, तो वो सीआईएन जनरेट करता है। जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो 17 डिजिट का नंबर होता है, जिसे 14 डिजिट तो सीपीआईएन वाली ही होती है, 3 डिजिट बैंक अपना कोड लगा देता है। तो बैंक ने ये बोल दिया कि इस चालान के इतने, इस नंबर वाले चालान का हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है, और 3 डिजिट का अपना कोड दे देता है, जिससे जीएसटीएन को पता चल सके कि कौन से बैंक ने रिसीव किया है। CIN is generated by authorized banks. Authorized बैंक इससे जनरेट करती है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों का बैंक है वो भी करता है। When the payment is actually received by such authorized bank or RBI and credited in relevant bank account held with them। देखिए जब CIN कब जनरेट होता है? जब आपने पेमेंट कर दिया और अथोराइज बैंक ने रिसीव कर लिया पेमेंट और उसको क्रेडिट कर दिया बैंक के अकाउंट में टैक्स के फॉर्म में, तो जाके CIN जनरेट हो जाता है। और ये CIN ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाता है दो लोगों को। जो अथोराइज्ड बैंक होती है, जो CIN जनरेट करती है, वो दो लोगों को कम्युनिकेट करती है, टैक्स पेयर्स को और जीएसटीएन को। तो आपको जीएसटीएन पे अलग से कोई रजिस्ट्रेशन या कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने टैक्स पे कर दिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि आपने टैक्स को पे कर दिया है। ठीक है,
जीएसटी पोर्टल क्या होता है? ठीक है, जीएसटी पोर्टल हमने बहुत देखा है इससे पहले भी, लेकिन थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जीएसटी पोर्टल क्या होता है? द जीएसटी पोर्टल इज अ वेबसाइट बाय द गवर्नमेंट वेयर ऑल रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स रिलेटेड टू जीएसटी कैन बी कैरिड आउट। जीएसटी से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, आपको रिटर्न फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, टैक्स से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, आईटीसी देखना है, सारी चीजें जीएसटी पोर्टल पे होती है। ठीक है, दिस पोर्टल मेक इट इजियर फॉर यू टू अवेल ऑल द टैक्स सर्विसेज ऑन वन स्पॉट। पहले क्या होता था, हमको जब टैक्स पे करना होता था, हमको टैक्स डिपार्टमेंट या ऑफिस या टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती थी, तो हमको जगह जगह घूमना पड़ता था, टैक्स डिपार्टमेंट या ऑफिस विजिट करना होता था। उसके बाद भी बहुत सारे केसेस में क्वेरीज हमारी सॉल्व नहीं होती थी। अब इस सारी क्वेरीज का सारा सोल्यूशन हमारे जीएसटी पोर्टल पे हो गया। ठीक है, जो आप घर बैठे एसेस कर सकते हैं। Furthermore, the website permits any and all sort of communication to be done on it, like responding to the application, rejecting, approving application। बहुत सारी तरीके के काम, जैसे कि आपने अप्लाई किया तो आपका भी पोर्टल सेम है और टैक्स अथॉरिटी भी जीएसटी पोर्टल पे ही आके सारा काम कर रही है। तो आपने एप्लीकेशन डाला, टैक्स अथॉरिटी आई और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की, तो ये सारा काम जीएसटी पोर्टल पे हो रहा है। सिमिलरली आपने कोई कंप्लेन किया, उस कंप्लेन को देखा भी जीएसटी पे गया, जीएसटी पोर्टल पे गया, और उसके बाद फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन हुआ, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हुआ, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस हुआ, सारी चीजें हमारे जीएसटी पोर्टल पे शो होंगी। जीएसटी पोर्टल with the introduction of official government portal for GST payment, filing return for GST has become effortless now। जो रिटर्न फाइल करना जीएसटी का हो गया, बहुत ही इफोर्टलेस हो गया, ये बहुत इजी हो गया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पेमेंट पोर्टल। ठीक है, जीएसटी के पोर्टल के लॉन्च के वास्ते ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई हैं। विद सिंगल क्लिक आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस के बारे में देख सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सारा काम विद वन क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी सर्विसेज के लिए भी जीएसटी एप्लीकेशन, जीएसटी पोर्टल जो है आपको हेल्प करता है। जैसे कि अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए, कोई भी कंप्लेन है उसे सबमिट करने के लिए, कोई भी नोटिस आया है, रिस्पॉन्स आया है, रिफंड्स को देखने के लिए, सारे कामों के लिए जीएसटी पोर्टल यूज होता है। इसके अलावा देखिए, जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कौन करता है ये हमने रजिस्ट्रेशन में यूनिट नंबर 1 में पहले ही देखा है कि रजिस्ट्रेशन कौन करता है। ठीक है, जहाँ पे हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने इसको डिटेल में देखा है। थोड़ा ग्लिम्स लीजिए कि जिनका भी जो भी बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, वो रजिस्टर करते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया कि हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो और ये आप पकड़ में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है 10,000 का। ठीक है, बहुत सारी तरीके की पेनल्टी है, उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन करना बहुत मस्ट है अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, ठीक है, या हिल स्टेशन वाले स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ टर्नओवर 10 लाख किया गया, वहाँ के टर्नओवर लिमिट को कम किया गया है। मतलब अगर आपका टर्नओवर जो एनुअल टर्नओवर आ रहा है, अगर 10 लाख भी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे? जीएसटी पोर्टल में कुछ सिंपल स्टेप्स है, उनको फॉलो करके करेंगे। वाई शुड यू रजिस्टर्ड? आपको रजिस्टर क्यों करना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी जो पूरी कंट्री में लगाई गई है, ठीक है, ये इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी टैक्स आपको पे करना है उसका कुछ तो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड किया है, जो 40 लाख डिसाइड किया है। गवर्नमेंट ने बोला अगर 40 लाख से नीचे आप हैं तो आपको जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 40 लाख से मतलब जीएसटी नहीं पे करोगे जीएसटी पोर्टल पे आके, लेकिन एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स जरूर पे करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई टैक्स नहीं है, उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है कि आप थोड़ा कम टैक्स पे करो, वो हम बाद में बात करेंगे। कंपोजिट स्कीम वगैरह आप ऑप्ट कर लो। ठीक है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, वापस से बात नहीं करेंगे। जीएसटी इकोसिस्टम की बात करते हैं। जीएसटी इकोसिस्टम क्या होता है? कॉमन जीएसटी सिस्टम विल प्रोवाइड लिंकेज टू ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज,
टैक्स पेयर्स, बैंक, अदर स्टॉक होल्डर। लेकिन इकोसिस्टम की जब बात हो गई, जीएसटी इकोसिस्टम में की बात हो गई, तो जितने भी जीएसटी से रिलेटेड पर्सन हैं सब इकोसिस्टम के पार्ट हो गए। जिनको भी जीएसटी में इंटरेस्ट है, हम और आप भी इकोसिस्टम का पार्ट हो गए। तो जितनी भी चीजें जीएसटी के इकोसिस्टम में आ गई, सारी हम जितनी भी चीजें जीएसटी से रिलेटेड हैं सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम में आ गई, इंक्लूडिंग टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स को के रिटर्न के जो प्रिपेयरर्स हैं जो रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं आपके बिहाफ पे, वो भी आ गए इसमें। स्टेट टैक्स अथॉरिटीज भी आ गई, सीबीआईसी भी आ गई, ऐप प्रोवाइडर्स या टैक्स फाइलिंग पोर्टल प्रोवाइडर्स भी आ गए, ऑथेंटिकेशन एंड ई केवाईसी वाले भी आ गए, पैन टैन टैक्स डिटेल वाले भी आ गए। ठीक है। सिमिलरली जो बैंक है वो आरबीआई है, जीएसटी काउंसिल है, जो अपेक्स बॉडीज हैं जो सारी चीजें कंट्रोल, अब आरबीआई तो बैंकों का बैंक है ही, साथ में जीएसटी की सारी चीजों को जीएसटी काउंसिल रेगुलेट करती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, तो ये सारे भी हमारे जीएसटी इकोसिस्टम के पार्ट हैं। जीएसटीएन जो पोर्टल पे जाके आज सारा काम कर रहे हैं जीएसटीएन, वो भी इसका इस इकोसिस्टम का पार्ट होगा ही होगा। हेल्प डेस्क डेस्क जो आपको फैसिलिटेट करता है सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको फैसिलिटेट उसको सॉल्व करने में यूज किया जाता है, जो जीएसटी पोर्टल पे डिपिक्ट होता है। सिमिलरली फैसिलिटी सेंटर रेप्स जो है जो आपके बिहाफ पे या आपके टैक्सेशन को इजी करते हैं, वो सारे लोग इस जीएसटी इकोसिस्टम में आते हैं। तो सिंपल एक नट सेल में समझिए, जितने भी जीएसटी के स्टेक होल्डर हो गए, स्टेक होल्डर जितना जिसका भी इंटरेस्ट है जीएसटी पे, वो सारे लोग जीएसटी इकोसिस्टम का पार्ट है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर इज अ वेब प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय कंपनीज टू फाइल जीएसटी रिटर्न। देखिए, कोई कोई कंपनीज होती हैं, वैसे तो सबको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, लेकिन कुछ खुद से करते हैं, कुछ इसी के लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या करता है, उनके पर्टिकुलर बिजनेस का एक ऐप बना देता है एंड विथ सिंगल क्लिक दे कैन फाइल देयर रिटर्न। तो जब आपके बिजनेस का एक सेपरेट एप्लीकेशन होगा और उसी पे आप सारी चीजें देख पाओगे, उसी पे जाके इनवॉइसेस को अपलोड कर पाओगे, रिटर्न को फाइल कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, या सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड कोई भी इशू है वो सब भी देख पाओगे। वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो आपको इस नाम से भी क्लियर होगा कि जीएसटी से रिलेटेड अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटीज फील हो रही है तो आप जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की हेल्प लेके अपने बिजनेस के रिटर्न वगैरह को फाइल करना आप इजी कर सकते हो। ठीक है। जीएसपी भी यूज किया जाता है। जीएसपी या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो होता है वो जीएसटी किससे ही आया, जाहिर सी बात है जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत सारे लोगों को इस चीज को समझने में दिक्कत थी, और उन्हें टैक्स फाइल, स्पेशली बिजनेसमैन को, क्योंकि उनका पूरा वर्किंग ही इस पे बेस्ड था, उनको टैक्स देना था, रिटर्न फाइल करना था, सारी चीजें करनी थी। तो ये उनके लिए इट वाज नॉट देयर कप ऑफ टी, तो उनके लिए बहुत इजी नहीं था, उसी के लिए उन्होंने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेनी थी, इसी के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। द जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल एप्लीकेशन, वही चीज बोला गया है, एक सिंपल एप्लीकेशन बना देता है सारे टैक्स पेयर्स के लिए, जिससे वो इजीली अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को दे पाए और अपने जीएसटी नेटवर्क को मैनेज कर पाए। ठीक है। जैसा कि हमने बात की पहले भी देखा था, जीएसटीएन जो है हमारा जीएसटी का जो नेटवर्क है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 23 मार्च 2013 में, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने का 51% स्टेक है उसमें। इन्फोसिस ने इसको बनाया था, ये सारा हमने फर्स्ट यूनिट में देख रखा है। तो इट होल्ड ऑल द डेटा, सारे डेटा जीएसटी से रिलेटेड वो कहाँ होते हैं, जीएसटीएन में होते हैं। तो जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर होते हैं वो सारा डेटा आपके बिहाफ पे, एक बिजनेसमैन के बिहाफ पे सारा डेटा लेके जीएसटीएन को देते हैं। तो आपको अलग से कोई भी सारे प्रोसेस को वापस से दोहराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपका कोई कंप्लेन भी है तो वो भी आपके बिहाफ पे वो कम्युनिकेट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी कंपनी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर नहीं बन सकती है, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो बन सकती हैं। पहली बात तो कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, आईटी में रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, और इंश्योरेंस सर्विसेज में। ठीक है। या फिर आईटी से इनेबल्ड सर्विसेज में। तो इसमें से कोई भी अगर है, ठीक है, तो वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बन सकते हैं। और कोई भी अगर ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जीएसटीएन के बीच और उस पर्टिकुलर कंपनी के बीच में,
जो उसको लाइसेंस दे देगा कि आप आज से जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर में आते हैं। करेंटली 37 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, इंडिया में, जो पोर्टल पे शो होती हैं। जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो साइड में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स भी शो होते हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। फंक्शनिंग क्या है? फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न्स, आपके बिहाफ पे रिटर्न भी फाइल करेंगे, पेमेंट भी करेंगे जीएसटी का। द प्रोसेस रिलेटेड टू कंप्लेन ऑफ जीएसटी कैन बी वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो प्रोसेस होता है कंप्लायंसेस का, जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंसेस का, बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उस सारी चीज़ों को ईजी कर देता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कि हम आपके बिहाफ पे करेंगे। मेन फंक्शन क्या है? इन टू इन कंप्लायंस सोल्यूशन। आपको तुरंत कोई दिक्कत है, अब तुरंत वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ मेन फंक्शंस है, जैसे कि जीएसटी अलाउ टैक्स पेयर्स टू रिकॉन्सिल द इनवॉइसेस रिलेटेड टू सेल्स परचेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन टू अपलोड देम। क्योंकि आपको जब रिटर्न फाइल करना होता है तो सारी इनवॉइसेस अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आपको फैसिलिटेट करेंगे, मतलब आपके बिहाफ पे इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे सेल और परचेज से रिलेटेड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रिटर्न फाइल करना है तो उसमें भी आपका हेल्प करेंगे। इट प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ ईदर फ्री मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि हमने देखा था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर जीएसटी में कि जीएसटी से रिलेटेड सारे अकाउंट्स को जो 72 मंथ्स तक, मतलब 6 ईयर्स तक मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। तो आपके बिहाफ पे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जो होते हैं आपके अकाउंट्स को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। द यूजर गेट एक्सेस टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी चीज़ें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के पास होती हैं। तो आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। रेगुलर अपडेट रहता है टैक्स पेयर को जीएसटी सिस्टम के बारे में। कुछ एग्जिस्टिंग जीएसपीज हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। वैसे तो 37 है आज की डेट पे, ठीक है, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे डिलॉयट हो गई, मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होती है, रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी पार्क लिमिटेड हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, टैक्समैन पब्लिकेशंस हो गई। तो ये आप 2-4 याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हेल्प करेगा।